Good morning, this is Nitin Upadhyay and once again you are most welcome on your channel NK Upadhyay Classes। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या इशू है तो आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर पूछना, मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हम पार्टनरशिप डीड बनाना भूल जाते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से रूल्स और प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ये 6 से 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने एक न्यू छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। तो आज उसी को बिल्कुल अच्छे से डीपली समझेंगे कि होता क्या है दोनों में डिफरेंस। देखो, एक होता है चार्ज क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस द डिडक्शन मतलब कि घटाना या लेस करना, डिडक्शन ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम द फर्म्स रेवेन्यू, फर्म की रेवेन्यू में से कोई भी ऐसा अमाउंट डिडक्ट कर देना या लेस कर देना टू रीच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मतलब कि लेस करने के बाद हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पर पहुंच जाए। ध्यान से सुनो, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके डेबिट साइड में, कौन से साइड में? डेबिट साइड में हम सारे के सारे एक्सपेंस लिखते थे और उसकी जो क्रेडिट साइड है उसमें सारी इनकम लिखते थे। क्या लिखते थे? इनकम। अब हमने इनकम में से क्या किया था? सारे एक्सपेंस को डिडक्ट किया था। क्या किया था? इनकम में से सारे एक्सपेंस को डिडक्ट किया था नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। कहां तक पहुंचने के लिए? नेट प्रॉफिट। कभी कभी वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता था। तो ध्यान से सुनो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस द डिडक्शन ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम द फर्म्स रेवेन्यू टू रीच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये जो एक्सपेंस होते हैं, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं? देखो, हमने हमारी बिल्डिंग का जो रेंट है वो रेंट पे किया, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ही एग्जांपल है। इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने कहीं से भी लोन लिया हो, चाहे हमने बैंक से लोन लिया हो, चाहे हमने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया हो, चाहे हमने हमारे पार्टनर से ही लोन क्यों ना लिया हो, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होगा। याद रखना ये बात। अच्छा, रेंट की भी एक और बात बता दूं मैं आपसे। अगर आपकी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग आपने किसी थर्ड पार्टी से रेंट पे ली है तो उसका जो आप रेंट पे करते हो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और अगर वो बिल्डिंग किसी पार्टनर की है, किसकी है? किसी पार्टनर की है, और उस पार्टनर को अगर आप रेंट पे करते हो तो वो रेंट भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होगा और आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखोगे। कहां लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही। उसके बाद है टैक्सेस, जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन, उसके बाद में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया, बैड डेब्ट हो गया, ये सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ब्रोकरेज चार्जेस हो गया, पैकिंग एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट अलाउ हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंस है जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होते हैं। अब देखो एक चीज और, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चल जाता है। अब जैसे ही हमें प्रॉफिट पता चल गया, उस प्रॉफिट को उस प्रॉफिट को किस किस हेड के हिसाब से हमें वो पार्टनर्स में बांटना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस एलोकेशन को ही बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस एलोकेशन को ही जिस अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान से सुनो, एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे ही हमें P&L अकाउंट से क्या पता चलेगा? प्रॉफिट पता चलेगा, हम अब उसको क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन करेंगे। और एप्रोप्रिएशन देखो, एप्रोप्रिएशन के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन। पार्टनर को अगर हमने सैलरी और कमीशन दी है तो वो भी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया है उनकी कैपिटल पे, वो भी क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। उसके बाद है ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में ट्रांसफर करना भी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन ही होता है। हमने क्या किया? हमारे जो प्रॉफिट है उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट अलग करके फ्यूचर की जो अनसर्टेन लायबिलिटी है उनको फेस करने के लिए हमने हमारे प्रॉफिट को थोड़ा सा अलग रखा है, ताकि इन फ्यूचर कुछ भी लायबिलिटी अराइज हो गई तो उसको फेस करने के लिए कुछ प्रॉफिट तो चाहिए ना अलग से, इसलिए रिजर्व मेंटेन किया जाता है। यहां तक क्लियर है? इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, इन सभी एक्सपेंस को लिखने के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसी से हमें पता चलता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया। उसके बाद जो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है या एलोकेशन है वो करने के लिए बनाया जाता है द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इसको बनाने के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको मैंने रेड क्यों किया है? क्यों? मतलब इसमें कुछ स्पेशल बात तो होगी, तभी मैंने इसको क्या किया है? रेड कलर से किया है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एक अलग ही स्टोरी चलती है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एक अलग ही स्टोरी चलती है। क्या चलती है? अगर कभी कभी क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है, या फिर जो एग्रीमेंट था पार्टनरशिप का उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो। क्या मानो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जैसे ही क्वेश्चन में या एग्रीमेंट में ये चीज लिखी होगी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानो। तो उस केस में हम इसका एप्रोप्रिएशन ना करके इसको P&L में लिखेंगे, है ना? अच्छी बात, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो, तो हम इसको P&L में लिखेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं होता, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि पार्टनर्स को इतना इंटरेस्ट इन कैपिटल मिलना है, ये बात तो लिखी है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि इसको चार्ज माने कि एप्रोप्रिएशन माने। तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में इसे हम एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे। क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे। इतना सब क्लियर है? और उसके बाद तीसरी सिचुएशन होती है कि क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है और एग्रीमेंट में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में या एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ नहीं हो, तो ध्यान से सुनना, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं। सर क्यों नहीं देंगे? याद करो, हमने कल क्या पढ़ा था? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर ये पॉइंट एब्सेंस है, मतलब लिखा हुआ ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है, तो उस केस में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। याद आई ये बात? ठीक है। तो हमारे पास टोटल 3 सिचुएशन हो सकती है। पहला कि क्लियरली मेंशन किया हो कि इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है, तो उसे हमेशा 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 P&L से चार्ज किया जाएगा। अगर एप्रोप्रिएशन का लिखा हुआ है, तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चार्ज करेंगे। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि पार्टनर्स को देना है कि नहीं देना, तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, ध्यान से सुनना। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। वो क्या है? चार्ज का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। चाहे आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो या मत हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपको वो एक्सपेंस करना ही पड़ेगा। आपको वो एक्सपेंस करना ही पड़ेगा। वो होता है चार्ज। वो क्या होता है? चार्ज। जैसे मान लो हमें एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, या फिर रेंट पे करना है बिल्डिंग का, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करने हैं, तो मैटर नहीं करता कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है कि नहीं है, हमें तो वो पे करना ही पड़ेगा। ये हमारी ऑब्लिगेशंस होती है, हमें वो पे करना ही पड़ता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन के केस में ऐसा नहीं है। एप्रोप्रिएशन के केस में क्या होता है? आपके पास प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कर दो। बहुत सिंपल है। प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन होगा, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? तो अब डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? ओके, तो देखो यहां हमारे पास कुछ एक केस है और उनका क्या क्या प्रोविजन होगा वो हमें दिया हुआ है। देखो सबसे पहला केस क्या हो सकता है? व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनना, अगर पार्टनरशिप डीड वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड साइलेंट है, वो कुछ बोल ही नहीं रही कि हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, उस केस में नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। उस केस में कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। बहुत सिंपल है। अगर वो साइलेंट है तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, ना एप्रोप्रिएशन ना चार्ज, कुछ भी नहीं करना हमें, भूल जाओ उसको, बिल्कुल नहीं देंगे। और उसके बाद देखो, इसके बाद में पहले तीसरा पॉइंट समझते हैं, ध्यान से सुनना। When the partnership agreement provides for treating interest as a charge, मतलब कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, वो क्लियरली बोल रहा है कि इंटरेस्ट को आप चार्ज करोगे। क्या करोगे? चार्ज मानोगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानोगे। तो भाई अगर एग्रीमेंट या क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको उसे चार्ज मानना है, तो कितना सिंपल है ना, आप उसका एप्रोप्रिएशन नहीं करें, आप उसको P&L से चार्ज करोगे। कहां से? फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। वहां चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे कर दोगे। आपको ये चीज नहीं देखनी कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं है, हमें ये चीज देखनी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा P&L से चार्ज करने वाले हैं। कहां से चार्ज करने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहां तक चीज समझ में आई? जब कुछ भी नहीं मेंशन हो तो हम कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, और जब क्लियरली मेंशन हो कि उसको चार्ज मानना है, क्या मानना है? चार्ज, तो हम उसको चार्ज मानेंगे और P&L से चार्ज करेंगे। इतना क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। When the partnership agreement provides for interest on capital, मतलब पार्टनरशिप डीड ये बोल तो रही है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट वो ये चीज नहीं बता रही कि आपको ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको चार्ज मानना है कि एप्रोप्रिएशन मानना है। ध्यान से सुनो,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एन एप्रोप्रिएशन, कि आपको उसको चार्ज मानना है कि एप्रोप्रिएशन मानना है, उस केस में आप हमेशा 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 उसे एप्रोप्रिएशन ही मानोगे। बताओ क्या मानोगे? एप्रोप्रिएशन मानोगे। अब देखो एप्रोप्रिएशन मानोगे तो आपके सामने एक चीज और क्लियर है कि एप्रोप्रिएशन तो हम तभी करते हैं ना जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होता है। क्या अवेलेबल होता है? प्रॉफिट अवेलेबल होता है। अगर हमारे पास लॉस है तो हम उसका एप्रोप्रिएशन करते ही नहीं है। तो ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तभी हम उसका एप्रोप्रिएशन करेंगे। एप्रोप्रिएशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। देखो, इन केस ऑफ प्रॉफिट फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। अगर हमारे पास लॉस है तो हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो दोबारा सुनते हैं। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, और अगर वो साइलेंट नहीं है, वो तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको, लेकिन वो इस चीज के लिए साइलेंट है कि उसको चार्ज माने कि उसको एप्रोप्रिएशन माने, तो उस केस में हम हमेशा हमेशा उसको एप्रोप्रिएशन मानेंगे। और एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो वहां पे अगर प्रॉफिट है तभी हम उसका एप्रोप्रिएशन करेंगे। अगर लॉस है तो उस केस में हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इन केस ऑफ प्रॉफिट फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। अगर लॉस है तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। और तीसरा पॉइंट है कि जब वो क्लियरली मेंशन कर दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और वो चार्ज मानना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, तो उस केस में जो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो पूरा का पूरा P&L से चार्ज होगा। कहां से चार्ज होगा? P&L से। और चाहे हमारे पास लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमें ये चीज नहीं देखनी, हमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे देना है। देखो, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। क्या स्टार्ट करते हैं? जर्नल एंट्रीज। और ध्यान से सुनना, वो जर्नल एंट्री सारी की सारी एप्रोप्रिएशन होती है। क्या होती है? एप्रोप्रिएशन। और वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही चार्ज करेंगे। कहां से करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, P&L से नहीं चार्ज करेंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। देखो, जर्नल एंट्रीज बताने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं। जब भी पार्टनरशिप को लॉस होगा वो लॉस हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट और ऑल इनकम एंड गेन्स विल बी क्रेडिट। तो ध्यान से सुनना, एक्सपेंस या लॉस होते ही उसको डेबिट करेंगे और अगर इनकम या गेन है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अब देखो ध्यान से, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसको डेबिट क्यों किया? इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि वो फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट किया। और टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को। इसे क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हम पार्टनर को कैश में नहीं देने वाले, हम अभी उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये चीज समझ में है? देखो, जैसे ही हमने ये एंट्री पास की तो ईयर के एंड में हमें उसकी क्लोजर एंट्री भी करनी होती है, क्लोजिंग एंट्री भी करनी होती है। तो उस टाइम पे देखो क्या होगा, ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट पड़ा है इसको कर देंगे क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और डेबिट किसको कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। किसको डेबिट कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। सेकंड एंट्री सुनो, देखो क्या है, एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। जब भी हम पार्टनर को सैलरी, कमीशन या बोनस देंगे तो उससे रिलेटेड क्या एंट्री होगी? फिर से ये फर्म का एक्सपेंस है तो एंट्री होती है पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट। पार्टनर की जो सैलरी होगी, कमीशन होगी, उसको डेबिट कर देंगे और टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सर, ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का लफड़ा समझ में नहीं आया, इसको समझो भी मत अभी, क्योंकि ये मैं आगे डिस्कस करूंगा जब हम पढ़ेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के कितने मेथड थे। 2 मेथड थे। उन दोनों मेथड को जब सीखेंगे तो ये दोनों चीजें हमें अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है? इतनी सी बात। अब देखो, इसकी भी क्लोजिंग एंट्री होनी है। इसकी क्लोजिंग एंट्री के टाइम पे ये जो सैलरी और कमीशन यहाँ पे डेबिट है इसको कर देंगे क्रेडिट, और एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। सर, एक बात बताओ, आपने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लोजिंग एंट्री की और सैलरी और कमीशन की क्लोजिंग एंट्री की, दोनों कंडीशन में आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया। देखो, तो देखो इसका भी एक रूल है। क्या रूल है? आपको मैं सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स में प्रॉफिट पड़ा है। क्या पड़ा है? प्रॉफिट। जैसे ही हमारे कुछ लॉस होगा वो प्रॉफिट उसमें से निकल जाएगा और वो बॉक्स हल्का होकर ऊपर आ जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा और वो बॉक्स ऊपर आ जाएगा। उस बॉक्स को या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मान के चलो। तो देखो, जैसे ही एक्सपेंस हुआ, बॉक्स का वेट कम हुआ और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है ना? यहां पे भी जैसे ही एक्सपेंस हुआ,
जैसे ही एक्सपेंस हुआ हमारे बॉक्स का वेट कम हो गया और वो हल्का होकर ऊपर चला गया, इसलिए क्लोजिंग एंट्री में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये डेबिट हो गया। ये चीज समझ में। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो फर्म की इनकम है और जो पार्टनर है वो इंटरेस्ट पे करेंगे उनके ड्रॉइंग पे, तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, तो फर्म की इनकम हुई। और जब भी इनकम होती है इनकम क्रेडिट होती है। क्या होती है? क्रेडिट। तो इस केस में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को कर देंगे डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा क्रेडिट। अब नेक्स्ट एंट्री में ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कर दोगे डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कर दोगे डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट। ये चीज तो समझ में आई ना, डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि यहां क्रेडिट है इसलिए यहां पे डेबिट हो गया। और ये क्रेडिट क्यों हुआ वो सुनो, वो बॉक्स था उसमें हमने और प्रॉफिट डाला है। इस बार क्या डाला है? प्रॉफिट डाला है। और जैसे ही प्रॉफिट डाला उसका वेट बढ़ गया और जैसे ही उसका वजन ज्यादा हुआ तो ये क्रेडिट हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आया? नेक्स्ट एंट्री में देखो क्या है, एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। हमने हमारे प्रॉफिट से कुछ पार्ट, प्रॉफिट का कुछ पार्ट है वो रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो रिजर्व में ट्रांसफर करने की एक सिंगल एंट्री होगी। फिर से बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट निकल के अलग से रिजर्व में नहीं गया क्या? सर बिल्कुल गया। तो उसका वजन फिर से कम हो गया और वो ऊपर चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, और इस तरह से हमारे पास एक रिजर्व क्रिएट हो गया। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट उसमें बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है वो रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब उस बॉक्स से फिर से प्रॉफिट निकाल के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फाइनल एंट्री देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये प्रॉफिट भी हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसी के साथ हमारी जो नॉर्मल एंट्रीज थी जो इन क्वेश्चंस में ज्यादातर आने वाली है वो एंट्रीज कंप्लीट हुई। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, और अगर कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर पूछना, मैं जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। क्लियर है यहां तक बात? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि ये जो पार्टनरशिप है इसमें पार्टनर्स के अकाउंट मेंटेन करने के कितने मेथड है। अकाउंट मेंटेन करने के कितने मेथड है? पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, सेकंड है फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट मेथड। वो दोनों हम अच्छे से सीखेंगे, उनमें डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।